सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अब बात ये है कि मैं आज आपको ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन के टाइप समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये मेरे साथ डायग्राम बनाते जाएं आप लोग। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। इसके जो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेरा पॉजिटिव कंफर्मेशन, ठीक है। एक होता है मेरा नेगेटिव कंफर्मेशन, ठीक है। एक मैं क्या करता हूं, मैं या तो ये यूज करता हूं या तो ये यूज करता हूं या तो ये दोनों यूज करता हूं वेरीफाई करने के लिए। सर बात ये है कि मैं दोनों ये क्यों यूज करता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पॉजिटिव कंफर्मेशन के भी दो टाइप्स होते हैं मजीद, ये पहले डिस्कस हो चुका है हमारा, ठीक है ना। एक होता है विथ बैलेंस, इसका एक एडवांटेज होता है और इसका एक डिसएडवांटेज होता है, ये बात हो चुकी है आप लोगों से। एक होती है विथआउट बैलेंस, इसका भी एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, ये भी आपसे बात हो चुकी है। सर बात ये है कि मैं नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड कब करता हूँ। सर मैं नेगेटिव कंफर्मेशन जब सेंड करता हूँ जब, सर एक सिनेरियो बना के दे रहा होता हूँ मैं आपको। लेट सपोज सर मैं डेटर्स वेरीफाई करने जा रहा हूँ, सही है। मैं कंपनी के डेटर्स वेरीफाई करने जा रहा हूँ। डेटर्स हैं 10 मिलियन के, ठीक है। अब 10 मिलियन के डेटर्स हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ सर के 10 मिलियन के डेटर में से मिस्टर ए जो है ना, इसके 3 मिलियन कोई पार्टी है, इसके 3 मिलियन पेंडिंग है। मिस्टर बी के ना 3 मिलियन पेंडिंग है। मिस्टर सी के भी 3 मिलियन पेंडिंग है, ठीक है। ये तीनों मिला के कोई है 9 मिलियन, ठीक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ 1 मिलियन है ना, ये जो रेस्ट ऑफ 1 मिलियन जो बचते हैं, जो रिमेनिंग 1 मिलियन बच रहे हैं सर, ये जो 1 मिलियन है ना, इसके अंदर बहुत सारी पार्टीज हैं, इसके अंदर कोई 50 पार्टीज हैं। ये 1 मिलियन जो है ना, जो ये 50 पार्टीज हैं, किसी से 2 लाख है, किसी के 50,000 है, किसी का 20,000 है, किसी के 30,000 है, किसी के 4 लाख है। ऐसे मिला के ना ये सर, ऐसे मिला के ये 1 मिलियन बच रहे हैं। मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स के बड़े बैलेंसेस, मतलब लोग बहुत ज्यादा है, पार्टीज बहुत ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, बैलेंस कम है। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। अब बात सुनो, मैं इनको क्या बोलूंगा। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होती है भाई, इन एनी केस यू हैव टू रिप्लाई। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है, अगर तुम डिसएग्री करो तो जवाब देना, जो बैलेंस लिखा हुआ है अगर तुम डिसएग्री करो तो जवाब देना, डिसएग्री ना करो तो जवाब ना देना। दूसरी चीज, अब सवाल ये है कि देखो, क्या इसके अंदर ये जो 1 मिलियन है, टोटल बैलेंस कितना है 10 मिलियन का, अगर इसके अंदर 9 मिलियन ये वेरीफाई हो जाए तो मेरा रिस्क कवर हो जाएगा। बिल्कुल सर कवर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिलियन के अगर अंदर गलती भी आ गई, अगर 1 मिलियन के अंदर अगर गलती भी आ गई तो वो मेरे सर एग्रीगेट में मैं शामिल तो कर दूंगा, एग्रीगेट में स्टेट में, लेकिन तमाम बहुत छोटी सी गलती होगी, ठीक है ना। बहुत छोटी सी, परफॉर्म मटीरियलिटी से, ओवरऑल मटीरियलिटी से बिल्कुल लो लेवल पे गलती होगी ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं सर इन दैट सिनेरियो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं सर इन दैट सिनेरियो कि यार ये जो बड़े बैलेंसेस होते हैं ना, जो ये बड़े बैलेंसेस हैं, इन सबको पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजूंगा, इन सबको पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजूंगा, जैसे कि मेरा रिस्क कवर हो जाए। सर उसके अलावा ये जो छोटे बैलेंसेस है ना, छोटे बैलेंसेस, इनको मैं क्या भेजूंगा सर, इनको ना मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेजूंगा।
ये नेगेटिव इन 50 पार्टी में से कोई भी सैंपल पे उठा के मैं उनको नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड कर दूंगा, सही है ना। नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करने से क्या होगा, देखो अब मैंने इस वजह से क्यों नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड की, क्योंकि यार देखो अगर यहाँ इन तीनों पार्टी में से रिप्लाई ना आए ना तो मेरे लिए मसला है, लेकिन अगर इन पार्टी 50 पार्टी में से रिप्लाई ना आए ना तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। क्यों मसला नहीं है, क्योंकि अब 10 मिलियन से 9 मिलियन अगर मैंने वेरीफाई कर लिए तो अगर 1 मिलियन में कोई गलती है तो मेरे लिए कोई इशू थोड़ी है। अब देखो मैं नेगेटिव कंफर्मेशन कब कब भेज रहा होता हूँ, नेगेटिव कंफर्मेशन भेज रहा होता हूँ जब चार बातें होती हैं। सबसे पहली बात के रिस्क कम हो, 1 मिलियन है अमाउंट, छोटा सा अमाउंट है, रिस्क कम हो। दूसरी चीज कि जो अमाउंट रिस्क लो हो ना, इसको रिस्क लो कर देता हूँ। दूसरी चीज जो अमाउंट हो ना, जो अमाउंट हो जैसे कि ये 1 मिलियन, ये जो 1 मिलियन जो अमाउंट हो ना वो एग्रीगेट जब हो रहा हो तो पार्टीज बहुत हो, अमाउंट खुद बड़ा है, अमाउंट खुद 1 मिलियन है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर जा रहा हूँ तो पार्टीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पार्टीज है। तो सर मैं कहूंगा इस बात को कि अवाम बहुत है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेज इन्वॉल्व, लार्ज अमाउंट बहुत है पर वो बैलेंसेस जो है ना वो बहुत कम है, स्मॉल बैलेंसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेज इन्वॉल्व। दूसरी चीज मुझे ये है कि यार ये जो पार्टी है ना, ये जो छोटे छोटे बैलेंसेज वाली पार्टी है ना, ये अगर मैं इनको कंफर्मेशन भेजूंगा तो सर मुझे यकीन है कि ये डिसरिगार्ड नहीं करेंगी, ये डिसरिगार्ड नहीं करेंगी, मतलब ये मना नहीं करेंगी, ये बोलेंगे हाँ भाई यही बैलेंस है, क्योंकि हमेशा गड़बड़ ना बड़े अमाउंट में हो रही होती है, डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सर ये हिसाब किताब है, इसके अंदर चार बातें होती हैं, ये नेगेटिव कंफर्मेशन कब कब भेज रहा होता हूँ, ये इसके अंदर सारी बातें कवर हो जाती हैं। जब इस तरीके की कोई बात होती है ना, जब बैलेंस के अंदर लार्ज नंबर इन चार सरकमटेंसेस में से कोई बात मौजूद होती है तो मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेजता हूँ, अगर इन चार सरकमटेंसेस में कोई बात नहीं होती है तो मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज रहा होता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं सर बात करूं, ठीक है सर, डिसरिगार्ड मतलब कि सामने वाली पार्टी ना, जो मैं बैलेंस लिख के भेजूंगा नेगेटिव कंफर्मेशन में कि यार आपका, लेट सपोज मैंने इसको कंफर्मेशन भेजी, यार आपका ये कंपनी कह रही है कि आपने इसको 20,000 देने, मुझे पता है कि ये जो है ना मैंने जो लिख के भेजे है ना ये सामने वाली पार्टी मना नहीं करेगी, ठीक है ना, वो बोलेगी हाँ वाकई इतने देने, और वो रिप्लाई करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि मैं इसको नेगेटिव कंफर्मेशन भेज रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं आपको दिखा दूं, देखो सर यहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन भी हम पढ़ लेते हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन, डिसाइडिंग मेथड ऑफ कंफर्मेशन। Broadly, there are two types of confirmation request which are used by auditor, that is positive confirmation request and negative confirmation request. Positive confirmation request definition: a positive confirmation request asks confirming party to reply auditor in all cases whether he agrees or disagree with the confirmation provided in the request. भाई क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप एग्री करें या ना करें, आपने रिप्लाई जरूर देना है पॉजिटिव कंफर्मेशन में। रिस्क इन पॉजिटिव कंफर्मेशन, रिस्क क्या होता है, ये वही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज वाली बात कर रहा हूं मैं। ये रिस्क जो है ना ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताएगा। देयर इज अ रिस्क इन पॉजिटिव कंफर्मेशन दैट कंफर्मिंग पार्टी मे रिप्लाई विदाउट ड्यू कंफर्मेशन और मे नॉट आइडेंटिफाई डिसएग्रीमेंट व्हिच इज इन फेवर। अगर मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन में बैलेंस लिख के भेजूंगा तो मेरे लिए ये रिस्क हो रहा होगा, ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है ना। पर फायदा क्या होगा, अगर बैलेंस लिख के भेजूंगा तो जवाब जल्दी आएगा, लेकिन नुकसान क्या हो सकता है कि वो बिना कंफर्मेशन करके मुझे सेंड कर दे। दूसरी चीज, अगर मैं विदाउट बैलेंस भेज रहा हूं तो क्या हो सकता है, जवाब देर से आ सकता है और हो सकता है जवाब आए ही नहीं। दिस कैन बी दिस रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय सेंडिंग अ ब्लैंक कंफर्मेशन, मतलब मैं बैलेंस लिख के ना भेजूं, मैं बोलूं कि इस पार्टी का कितना बैलेंस है मुझे बताओ, दैट इज कंफर्मेशन विदाउट अमाउंट और इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग पार्टी आस्क्ड टू। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है सामने वाली पार्टी रिप्लाई ना करे। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, a negative confirmation request asks confirming party to reply auditor only if he disagrees with the information provided in request। आप जब रिप्लाई दें जब आप डिसएग्री करें जो कि मैंने बैलेंस लिख के भेजा है। नेगेटिव कंफर्मेशन हमेशा विथ बैलेंस जा रही होती है। मैं नेगेटिव कंफर्मेशन जब भेज रहा होता हूं जब ये नीचे वाले चार सर्कमटेंसेस एग्री कर रहे होते हैं, ये नीचे वाले चार सर्कमटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जब भेज रहा होता हूं, वरना मैं नहीं भेजता, ठीक है। negative confirmation Negative confirmation is less reliable because there is no explicit evidence that confirming party received and verified confirmation may be lost or disregarded by party, ठीक है।
अब सर therefore negative confirmation is used in combination with positive confirmation. हमेशा negative confirmation positive confirmation के साथ यूज की जाती है. However, it can be used as a sole substantive procedure only when all of the following condition are met. ठीक है ना. Relevant population consists of large number of small balances और transaction. वही मैंने बात जब बताई कि जो बैलेंस एग्रीगेट होके आ रहा है ना, अगर उसके अंदर जाए तो काफी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं. मतलब छोटे छोटे अमाउंट की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, छोटे छोटे अमाउंट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, 20,000, 30,000, 40,000, 10,000 इस तरीके से. लेकिन अगर कोई डायरेक्टली 10 लाख का होता है ना तो मैं उसको डायरेक्टली भेज रहा होता हूँ. डायरेक्टली कोई 3 लाख का है, 4 लाख का है तो उसको मैं भेज रहा होता हूँ. मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज रहा हूँ. ओवरऑल ये ऑडिटर की जजमेंट भी होता है. इनहेरेंट रिस्क, जहां पे रिस्क बिल्कुल लो, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर लो एंड ऑडिटर ऑब्टेन एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल. जहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है आपके वो इफेक्टिव जा रहे हो डेटर्स पे या बैंक पे, ठीक है ना, तो आप जो है ना आपको ये हो जाता है कि यार यहाँ पे ना रिस्क जो है ना कम है. सर बिल्कुल कम है कि वो गलती होने का चांस हो. अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड. अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड मतलब एक्सेप्शन क्या थी मैंने कल आपको बताया था. एक्सेप्शन वो चीज होती है कि देखो मैंने पार्टी को कंफर्मेशन भेजी, उसने जो अमाउंट लिख के दिया ना वो अमाउंट कुछ और है और मेरे क्लाइंट के ट्रायल बैलेंस में कुछ और अमाउंट रिकॉर्डेड है. तो ये जो डिफरेंस बनता है ना इसको एक्सेप्शन बोलते हैं. एक्सेप्शन मतलब डिफरेंस, एक्सेप्शन मतलब डिफरेंस. जब मुझे एक्सेप्शन बिल्कुल लो एक्सेप्शन हो कि यार डिफरेंस जो है ना सर, डिफरेंस जो ना वो आने के बिल्कुल कम चांसेस हो जब मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेज रहा हूँ. तो ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट. ऑडिटर को ऐसी कोई बात का अंदाजा नहीं है कि सामने वाली पार्टी जो कंफर्म कर रही है ना वो डिसरिगार्ड करेगी इन बैलेंसेस को. ये हिसाब किताब है सर यहाँ पे. ठीक है ना. अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, ये एक्सेप्शन भी मैंने बता दिया है, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. ठीक है ना कि एक्सेप्शन क्या क्या हो सकते हैं. रिस्पॉन्स एग्रीमेंट, अगर अगर सामने वाली पार्टी ने, देखो मैंने लास्ट क्लास में अंदर एक डायग्राम बनवाया था, अगर सामने वाली पार्टी ने बैलेंस एग्री कर लिया तो क्या मुझे फिर आगे कोई प्रोसीजर करना चाहिए? नहीं सर, आगे आपने कोई प्रोसीजर नहीं करना चाहिए क्योंकि सब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें मिल गया. ठीक है. अगर सामने वाली पार्टी ने एग्री नहीं किया, अगर सामने वाली पार्टी ने एग्री नहीं किया तो ये जो एग्री वाला बताया ना वो ये बताया सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, मतलब ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. यही लिखा हुआ है, इफ रेस्पॉन्स इंडिकेट एग्रीमेंट इट फॉर्म सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फर्दर वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड. जो लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था ना जिसके अंदर हमने कंफर्मेशन भेजी थी और कंफर्मेशन का रिप्लाई आ गया था, तो रिप्लाई आ जाने में फिर मैंने एक कॉलम बनाया था बैलेंस एग्री येस और नो. मैंने येस की बात की, ये जो है ना येस की बात है, फर्दर नो वर्क इज रिक्वायर्ड. ठीक है ना. आगे काम करने की जरूरत नहीं है उस चीज पे. पर अगर रेस्पॉन्स इंडिकेटिंग एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन आ रही है तो मैं क्लाइंट को बोलूंगा भाई एक्सेप्शन आ रही है तो उसको रिकंसाइल कर लो. एक्सेप्शन की क्या क्या वजह हो सकती है? हो सकता है किसी दो या हमारे क्लाइंट के पार्ट पे एरर हो या तो डेटर के या कंफर्मिंग पार्टी के पार्ट पे एरर हो. जरूरी तो नहीं मैं डेटर को कंफर्मेशन भेज रहा हूँ, मैं क्रेडिटर को कंफर्मेशन भी भेज सकता हूँ. ठीक है ना. मैं बोलूंगा भाई कंफर्मिंग पार्टी को बोलो कि या तो तुम अपना एरर ठीक कर लो या तो वो अपना एरर ठीक कर ले, जिससे गलती हुई है वो सही कर ले. सर तीसरी चीज क्या हो सकती है? टाइमिंग डिफरेंस. टाइमिंग डिफरेंस मतलब अगर मैं, मेरा डेटर है वो हो सकता है उसने मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हो, चेक जमा करवा दिए हो, लेकिन वो क्लियरेंस पे चला गया हो. चेक क्लियरेंस पे जाना मकसद हो सकता है उसने 30 जून को पैसे जमा करवाए हो, उसने अपने कैश बुक में डेटर को क्रेडिट कर दिया हो और सर क्या कहते हैं उसने नहीं, उसका क्रेडिटर होगा ना, सही है, उसने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट को डेबिट. भाई हमारा डेटर है तो हम उसके क्या हुए? क्रेडिटर हुए ना. उसने अपने पास ये एंट्री कर दी होगी. सीन ये है कि उसने वो वाला बैलेंस हमें दिखा दिया लेकिन हमें अभी तक पैसे मिले नहीं है. क्यों नहीं मिले सर? हमारे पास चेक, अभी हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं आए तो हम कैसे उसको हटा दें? तो ये चीज भी हो सकती है, कैश इन ट्रांजिट. ठीक है ना. या इस तरीके से भी हो सकता है कि यार हमने गुड्स जो है ना यहाँ से डिलीवर, उसने हमसे ऑर्डर किया, हमें परचेज ऑर्डर भेजा, हमने क्या किया गुड्स उसको सेंड कर दिए. जैसे गुड्स हमारी फैक्ट्री से निकल गए हमने क्या किया, एंट्री कर दी बाय रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट. इस तरीके से ना हमने डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट.
लेकिन अभी तक उसके बाद गुड रिसीव नहीं हुए, तो गुड्स इन ट्रांजिट, तो उसने अपने पास जो है ना एंट्री की नहीं है। क्या एंट्री नहीं की सर? इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट, तो ये उसने एंट्री की नहीं है। जब भी इन चीजों की वजह से मसला हो सकता है। सर उसके अलावा क्या हो सकता है? कैश इन ट्रांजिट भी हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट भी हो गया, एरर का भी हो गया। सर फ्रॉड, फ्रॉड हो सकता है, या हो सकता है एरर भी हो सकता। एरर और फ्रॉड को मिस स्टेटमेंट बोला जाता है, सही है ना? मिस स्टेटमेंट आइदर ड्यू टू एरर, मिस स्टेटमेंट आइदर ड्यू टू फ्रॉड। या तो फ्रॉड किया या तो गलती हो गई है भाई। ऐसा कोई भी चीज हो तो हम बोलते हैं क्लाइंट को भाई रिकंसाइल करवा लो। अगर रिकंसाइल करवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं करवाते हैं तो फिर हम उसको डील कर लेते हैं, ठीक है। अब सर ये हिसाब किताब है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ूंगा ना तो ये बातें कवर हो जाएंगी, ठीक है सर। यहाँ तक। तीसरी चीज, अगर नॉन रिस्पॉन्स आता है, अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन का नॉन रिस्पॉन्स आ जाता है, मतलब नॉन रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ? फर्स्ट कॉल करता हूँ। ये वही बातें जो लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। मैं सेकंड कॉल कर रिमाइंडर भेजता हूँ, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर। उसके बाद भी जवाब नहीं आता तो टेलीफोन कॉल करता हूँ। सर उसके बाद भी जवाब नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर कर रहा होता हूँ। सर ये बात यहाँ पे आ जाएगी, अ नॉन रिस्पॉन्स ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन, जिसके अंदर ये सारे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। जब ये मैं कर लूंगा तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर मेरे हो जाएंगे। सर अब ये आप रीड कर लें एक दफा इसको तसल्ली से, इस पेज को आप रीड कर लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस पेज को आप रीड कर लें एक दफा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर रीड किया हुआ है या रीड करेंगे इसको? लास्ट टाइम मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ना मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या भी हो जाए कुछ भी हो जाए जरूर आता है सवाल। लास्ट टाइम मैंने सर इसका सवाल करवाया था और पेपर के अंदर वही सवाल आया सिर्फ और सिर्फ। सर हाँ यार बिल्कुल खुश हो गया मैं, आपने पढ़ा होमवर्क किया तो खुशी तो होगी ना। लास्ट टाइम मैंने ना इसका सवाल करवाया था एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, मैं काफी इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, यकीन करें। लास्ट बैच वालों से पूछ लेना, वही सवाल आया था, सिर्फ फिगर चेंज थी, ठीक है ना। तो वो सवाल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना वो सवाल दिखाऊंगा, और आप मैंने कौन सा करवाया था और पेपर के अंदर कौन सा आया, ठीक है ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है, एक और अब आगे एक स्टेप आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट आपको ना मना कर रही होती है कंफर्मेशन नहीं भेजो। मैं बोलता हूँ यार लेट सपोज मुझे ना, मैं कोई डेटर वेरीफाई कर रहा हूँ या क्रेडिटर वेरीफाई कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं मैनेजमेंट को बोलता हूँ यार मैं जो है ना इस पार्टी को कंफर्मेशन भेजना चाहता हूँ। मैनेजमेंट ना मुझे बोलती है, मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है, मुझे मना करती है कि आप कंफर्मेशन नहीं भेजो। मैनेजमेंट रिफ्यूज टू डिस्पैच, मैनेजमेंट मुझे मना कर रही है, मुझे मना कर रही है ये ऑडिट प्रोसीजर करने से। रिफ्यूज टू डिस्पैच थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, मुझे मना कर रही है, मुझे बोल रही है नहीं भाई ऐसे नहीं करो, ये हम आपको नहीं करने देंगे, ठीक है ना, आप इस तरीके से नहीं करो यार, ये हम आपको नहीं करने देंगे, वो मुझे मना कर रही है। तो इन दिस केस ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? इन दिस सिनेरियो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर देखेगा क्या मैनेजमेंट का कंफर्मेशन ना भेजना, ये उससे रीजन पूछेंगे हम, भाई क्यों ना भेजें, क्या क्यों ना भेजें, हम उससे रीजनिंग लेंगे, हम उससे जवाब पूछेंगे क्यों ना भेजें, बताओ ना भाई क्यों 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 बहन हम क्यों ना भेजें। तो हम देखेंगे, जज करेंगे क्या मैनेजमेंट का मना करना जस्टिफाइड है, क्या मैनेजमेंट का रिक्वेस्ट करना, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट इस रीजनेबल जस्टिफिकेशन है भाई, मैनेजमेंट का जवाब जस्टिफाइड है, हमें बताओ। अगर जस्टिफाइड है, ठीक है भाई, अगर जस्टिफाइड है, अगर मैनेजमेंट कह रही है हाँ, और मैनेजमेंट से पूछा मैंने हाँ भाई क्यों ना भेजूं, अगर उनका जवाब मुझे सही लग रहा है, उनका जवाब मुनासिब लग रहा है, ठीक है ना, इन दैट केस मैं क्या करूंगा? मैं सर परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर पता है ना कौन से हैं? ऊपर करवा के आया था मैं, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव। अगर डेटर होगा तो क्या, अगर डेटर होगा तो क्या करूंगा सर? वहां से परचेज ऑर्डर आया होगा, परचेज ऑर्डर आने के बाद सर मैं क्या करूंगा? सर परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर हमारे डिपार्टमेंट में सेंड किया होगा वेयर हाउस वालों को, वेयर हाउस वालों ने जब गुड डिस्पैच किए होंगे तो जीटीएन बना होगा, गुड डिस्पैच नोट। उसी तरीके से सर फिर हमने सेल्स इनवॉइस उनको भेजी होगी,
ठीक है ना, ये सारी बातें याद है ना ऑल्टरनेटिव ऑडिट पर। उसके बाद मैं सब्सिक्वेंट रिसिप्ट भी चेक करूंगा। सब्सिक्वेंट रिसिप्ट से मुराद क्या मुझे ईयर एंड के बाद इसकी कोई रिकवरी हुई, ईयर एंड की रिकवरी के लिए मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा सर, बैंक स्टेटमेंट, सर चेक, ठीक है ना सर, चेक के अलावा मुझे ये चेक करना पड़ेगा कैश बुक, ये इन तीनों चीजों को करूंगा। पर अगर ये तो था क्रेडिटर डेटर के लिए, अगर क्रेडिटर होता उसको कंफर्मेशन भेज रहा होता, अगर उसके लिए अल्टरनेटिव प्रोसीजर करने पड़ते तो क्या करता मैं, सर हमने ऑर्डर किया होगा तो हमने परचेज ऑर्डर सेंड किया होगा, सर हमारे पास गुड्स आए होंगे तो गुड रिसीव नोट बना होगा, सर हमारे पास गुड रिसीव नोट बना होगा तो उसके बाद हमारे पास इनवॉइस आई होगी। तो ये तीन चीजें हो गई। अगर मैं क्या सब्सिक्वेंट हमने क्या इसकी पेमेंट की है तो उसके सब्सिक्वेंट चेक करने के लिए, पेमेंट चेक करने की, सब्सिक्वेंट पेमेंट मतलब सब्सिक्वेंट रिसिप्ट या पेमेंट मतलब ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद वाले लेजर में मैं सर क्या चेक करूंगा, कैश बुक चेक करूंगा, सर मैं बैंक स्टेटमेंट चेक करूंगा क्या मैंने पेमेंट की है, मैं पेमेंट वाउचर चेक करूंगा, मैं सर ये चेक करूंगा क्या मैंने चेक के थ्रू पेमेंट की है, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा। परफॉर्म ऑल्टरनेटिव, ठीक है, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। पर अगर सर, पर अगर अब ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से अब मैं चेक करूंगा क्या मुझसे, मुझे ये करने से, क्या मुझे ये करने से सर एविडेंस मिल जाएगा, क्या मुझे ये करने से मुझे एविडेंस मिल जाता है, अगर मुझे ये करने से एविडेंस मिल जाता है, अगर मुझे ये करने से एविडेंस मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखो एविडेंस, अब मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करूंगा, जरूरी तो नहीं कि एविडेंस मिले या ना मिले, बिल्कुल सर हो सकता है ना मिले, ठीक है, हो सकता है मिल जाए। अगर मिल गया तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर नहीं मिला तो सर, अब देखो अगर नहीं मिला एविडेंस इसका मतलब आपको जब भी प्रोसीजर करने से रोका चाहे, कंफर्मेशन प्रोसीजर था ना, थर्ड पार्टी को डिस्पैच करना कंफर्मेशन प्रोसीजर था ना, जब भी आपको प्रोसीजर करने से रोका जाए तो क्या और एविडेंस भी साथ में ना मिले दूसरा कोई काम करने से, तो ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, सही, या सर स्कोप लिमिटेशन, भाई हमें काम नहीं करने दिया गया, स्कोप लिमिटेशन। सर इन दैट सिनेरियो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाईजान, हमारा जो ओपिनियन होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा। मेरा ओपिनियन क्या होगा, मेरा ओपिनियन क्या होगा, अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी तो सर क्वालिफाइड, ठीक है ना, वरना डिस्क्लेमर। If the effect is material but not pervasive तो qualified, if the effect is material and pervasive तो disclaimer, ठीक है ना। लेट सपोज सर अगर मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट की, ये तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन पे बात आई ना, ये हाँ पढ़ लिया हमने, अगर पर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो इन दैट सिनेरियो में क्या करूंगा, इन दैट सिनेरियो में क्या करूंगा, मैं ये करूंगा भाईजान कि ना, मैं, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर दो काम करेगा, ऑडिटर नीड टू डिस्कस, ऑडिटर नीड टू डिस्कस, ऑडिटर नीड टू डिस्कस दिस विथ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ऑडिटर बताएगा, किसको बताएगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं, ऑडिटर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को सर ये उनको बताएगा, उनके जहन में ये बात डालेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के, भाई ये जो है ना, ये हमें कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहे, और जब हमने इनसे ओपिनियन पूछा तो इनका जवाब भी ना हमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, इनकी हमें जो रीजनिंग मिली ना वो हमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। सो सर दूसरा प्रोसीजर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, अब वो भेजने नहीं दे रहे, अब तो हम क्या करें, हमने हमने क्या करना है सर, फिर परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स,
ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर बोलो या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो फिर जब ये कर लूंगा तो फिर क्या होगा सर, ये सेम यही सिचुएशन होगी, ठीक है ना। बस फर्क सिर्फ ये, अगर मैनेजमेंट नहीं भेजने दे तो मैं पूछूंगा कि भाई क्यों नहीं भेजने दे रहे हो। अगर बात उनकी सही होगी तो डायरेक्ट परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, अगर उनकी बात सही नहीं होगी तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताऊंगा, उसके बाद ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, ठीक है ना। और फिर या तो एविडेंस मिलेगा, ठीक है, तो सही है, वरना नहीं मिलेगा। तो अगर मैटर वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगा, नहीं होगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगा और अगर नॉट परवेसिव होगा तो क्वालिफाइड, अगर सर परवेसिव होगा तो सर डिस्क्लेमर। सर मैं रीजन फॉर एक्सेप्शन भी यहाँ पे लिखवा दूं, ठीक है ना, रीजन फॉर एक्सेप्शन भी कहो तो लिखवा दूं। रीजन फॉर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये भी लिखवा लेते हैं। भाई जब भी एक्सेप्शन आएगी हमारा क्या प्रोसीजर होगा, हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से। एक्सेप्शन मतलब डिफरेंस आ गया, डिस्कस द डिफरेंस, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास आएगी ना कंफर्मेशन, डिफरेंस विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये क्या आया है, मैनेजमेंट बोलेगी मुझे क्या पता, तुमने पढ़ के देखा है लव लेटर, तुम देख लो, ठीक है ना। इन दैट सिनेरियो में मैनेजमेंट को बोलूंगा, डिस्कस करूंगा, और मैं उनसे ना पूछूंगा कि मुझे ये रिकंसाइल करके दो और मुझे बताओ कि ये डिफरेंस क्यों आया। डिस्कस द रीजन, डिस्कस द रीजन फॉर एक्सेप्शन, मुझे बताओ कि ये क्यों आया है, मुझे ये बताओ कि ये एक्सेप्शन डिफरेंस क्यों आया है। तो मैनेजमेंट मुझे बताएगी, मैनेजमेंट को मैं पकड़ लूंगा, पकड़ लिया, ठीक है ना। तो सर या तो मैनेजमेंट कहेगी भाईजान कैश इन ट्रांजिट था, ठीक है, या गुड्स इन ट्रांजिट बोलो या कट ऑफ बोलो, एक ही बात है, सही है। या सर एरर था या फ्रॉड था, या फ्रॉड था, ठीक है ना, या एरर था। तो ये हिसाब किताब है। अब देखो ये जो तीनों सिचुएशंस होंगी ये किसके बुक्स में हो सकती हैं, या तो मेरे बुक्स में हो सकती हैं, ठीक है ना, या तो सामने वाली पार्टी, सामने वाली पार्टी में के बुक्स में एरर हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर सर एरर मेरे जो है ना मेरे बुक्स में, इफ एरर इज इन क्लाइंट्स बुक्स, इफ एरर इज इन क्लाइंट्स बुक्स, अगर क्लाइंट के बुक्स में, क्लाइंट के टीबी में गलती है, या तो इफ एरर इज इन कंफर्मिंग पार्टी, कंफर्मिंग पार्टी मतलब जिसने कंफर्म किया है ना, मुझे मैनेजमेंट बताएगी ना गलती कहाँ पे, इफ एरर इज इन कंफर्मिंग पार्टी, कंफर्मिंग पार्टीज बुक। तो मैं क्या बोलूंगा, अब एक कंफर्मिंग पार्टी के बुक सही करवाना तो जरूरी नहीं है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ इनके बुक सही करवाना जरूरी है ना। बोलूंगा सही कर लो, सही नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना ओपिनियन डाल दूंगा। सर जब भी ऐसा कोई सीन होगा ना तो मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है ना वो वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करूंगा और इनको एंट्री लगवा के सही करवा दूंगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करवा लूंगा, एरर सही करवा लूंगा। लेकिन अगर उन्होंने सही नहीं किया तो ओपिनियन पे सर बात इफेक्ट पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट पे, ठीक है। पर सर अगर सामने वाली पार्टी के बुक्स में गलती है, मैनेजमेंट कह रही है एक्सेप्शन डिफरेंस इस वजह से आया है क्योंकि हम सही हैं, सामने वाली पार्टी के पास ना गलती है, इन दैट सिचुएशन में क्या करूंगा, इन दैट सिचुएशन अब मैं सामने वाली पार्टी को तो नहीं सही करवा सकता ना। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार ठीक है इसका मतलब तुम सही हो ना, तो फिर यहाँ पे ना मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर लूंगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर में कर लूंगा। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर बोलो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बोलो, या चेकिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, चेकिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सर मैं इस तरीके से करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अब पेपर के अंदर जो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना वो पता है किस तरीके से आएगा, पेपर के अंदर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा। ये भाई क्वेश्चन आएगा, आपको सीन दिया जाएगा कि यार
हम हमारे पास ये डेटर्स हैं, हमारे पास ये पूरी सिचुएशन है, आपको सब कुछ बताया जाएगा, सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दी जाएगी और यहाँ पे लिखा जाएगा हमारे पास डेटर्स जो है ना वो कोई 50 मिलियन के हैं, ठीक है, वो कोई 50 मिलियन के हैं। इसको इसके अंदर जो कस्टमर्स हैं वो टोटल कितने हैं सर, इसके अंदर जो टोटल कस्टमर है 50 हैं, 50 कस्टमर्स हैं, आपको बोला जाएगा। ये ना पूरा सीन बन रहा है, ये पूरा सवाल है। 50 कस्टमर से में से आपको बोला जाएगा कि 40 40 को हमने कंफर्मेशन भेजी सैंपल बेस पे, हमने 40 को हमने कंफर्मेशन भेजी सैंपल बेस में, बाकी 10 को नहीं भेजी हमने, ठीक है ना। 40 को हमने कंफर्मेशन भेजी, सैंपल करते हैं ना, सबको कंफर्मेशन थोड़ी भेजते हैं, सैंपल करते हैं हम, ठीक है ना। 40 को हमने कंफर्मेशन भेजी, 50 मिलियन बैलेंस था जिसका टोटल पार्टीज 50 कस्टमर थे, हमने 40 को कंफर्मेशन भेजी जिसमें 30 को हमने पॉजिटिव भेजी और हमने 10 को हमने नेगेटिव भेजी, ठीक है। और इस 30 में से क्या हुआ, 25 का रिप्लाई आया, क्योंकि पॉजिटिव कंफर्मेशन में तो रिप्लाई देना ही देना होता है, और 5 का रिप्लाई नहीं आया, 5 का नो रिप्लाई, 5 से रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो और ये जो 25 का रिप्लाई आया ना, इसमें से सर 5 ने एग्री किया और 20 ने डिसएग्री किया। इस तरीके से ना आपको सवाल आएगा, मैं दोबारा रिपीट कर लूं, ये पूरा क्वेश्चन आएगा, हम इस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, ये ईयर एंड है, हमने ये कर लिया है, आप हमें अब आयजा के हिसाब से बताएं, हमने डेटर हम वेरीफाई करने जा रहे थे जिसका 50 मिलियन टोटल आ रहा था टीपी के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, जिसके अंदर 50 कस्टमर थे। 40 को उन्होंने, हमारी ऑडिट टीम ने 40 को सैंपल करके कंफर्मेशन भेजी जिसमें से 30 पॉजिटिव हैं, 30 को पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी और 10 को नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी, सैंपल बेस पे हमने भेज दी। 30 को जो हमने पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी उसमें से 25 का रिप्लाई आया, 5 का रिप्लाई नहीं आया, और सर 25 का जिनका रिप्लाई आया उसमें से 5 ने एग्री किया बैलेंस, 20 ने डिसएग्री किया। अब आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी, यहाँ पे रिक्वायर्ड आएगा, रिक्वायर्ड के अंदर क्या आएगा, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन के टाइप्स बताओ। लिस्ट कंडीशन टू डिस्पैच नेगेटिव कंफर्मेशन, लिस्ट कंडीशन वो कौन सी कंडीशन है जिन पे हमें नेगेटिव कंफर्मेशन डिस्पैच कर सकते हैं। लिस्ट कंडीशन टू डिस्पैच, आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताई 4 बातें नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने की। लिस्ट कंडीशन टू डिस्पैच नेगेटिव कंफर्मेशन सर, उसके बाद एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ एक्शन इन अबो सिनेरियो, ऊपर वाले सिनेरियो में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कोर्स ऑफ एक्शन इन अबो सिनेरियो, इन अबव सिनेरियो। भाई इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, बताओ क्या करेंगे। अगर 40 को हमने भेजी, 30 का पॉजिटिव आया, 10 का नेगेटिव आया, तो क्या करेंगे, और 10 को नेगेटिव भेजा हमने, भाई जिनका नेगेटिव वालों का जवाब नहीं आया तो ठीक है, कोई मसला नहीं, 30 जिनको पॉजिटिव भेजा उसमें से 5 का नो रिप्लाई, मैं 5 नो रिप्लाई वालों को क्या करूंगा, मैं इनको फर्स्ट रिमाइंडर भेजूंगा, सेकंड रिमाइंडर भेजूंगा, मैं फोन करूंगा, स्टिल जवाब नहीं आया तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करूंगा। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर में कौन कौन सी चीजें चेक करूंगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सब्सिक्वेंट रिसिप्ट चेक करूंगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड सब्सिक्वेंट रिसिप्ट चेक करने के बाद अगर एविडेंस मिल जाता है, वेरीफाई हो जाता है तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नहीं मिलता तो सर if there is material misstatement and the matter is material and pervasive, तो सर adverse, if the matter is not material, if the matter material but not pervasive तो qualified। सर इन दिस सिनेरियो अगर 25 का रिप्लाई आ गया, 5 ने एग्री किया तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, पर अगर 20 ने डिसएग्री किया तो एक्सेप्शन, मैनेजमेंट रिकंसाइल कर लो, मैनेजमेंट ने रिकंसाइल नहीं किया तो इफ द एरर इज इन द क्लाइंट्स बुक तो वेरीफाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड,
ठीक है ना। इफ द एरर इज इन कंफर्मिंग पार्टी बुक, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, वेरीफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके से मेरा ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है सर। अब इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं सर, मैं यहाँ पे चला जाऊं, माशाल्लाह आज पूरी आवाम आई है इतने दिन के बाद। सर ऑडिटर्स प्रोसीजर, ऑडिटर प्रोसीजर मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अलो ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू पार्टी। ये वही बात है, अगर मैं इस बात को यहाँ से लेके ये सर ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लूंगा ना, तो मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरा मसला हल हो जाएगा। ठीक है सर, ये कर लें तो फिर जो है ना ये सिर्फ हमारा पेज रह जाएगा। बाकी पूरे को रीड कर लेना, पूरे को अब ना एक दफा पूरे को रीड कर लेना, सब पूरे इस हैंडआउट को रीड कर लेना, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आया मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। अगले क्लास के अंदर इसके सवालात करेंगे हम, अगले क्लास के अंदर इसके ना हम सवालात करेंगे, क्वेश्चन। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। इस पूरे हैंडआउट को अब रीड कर